हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावजी पाठशाला। आज मैं द हिंदू एडिटोरियल के 10 इम्पोर्टेंट वोकैब लिए हैं जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा विथ निमोनिक और विथ एग्जांपल। ओके, तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं, लेमेंट। ठीक, लेमेंट मेरा वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज होता है। ठीक, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में भी। तो वर्ब के रूप में क्या है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, टू एक्सप्रेस सारो, रिग्रेट और अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेकर दुख जताना, दुख प्रकट करना, शोक जताना। ओके, ये इसका मतलब होता है। और नाउन के रूप में इसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, यानी कि हाव भाव दिखाना एक दुख का। ठीक, किसी चीज़ को देखकर एक दुख का हाव भाव दिखा रहे हो तो उस भाव को बोलेंगे लेमेंट नाउन के रूप में। ठीक, तो इसका सिनोनिम्स से देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स है बेमोन, बिवेल, क्राइब, डेप्लोर। ठीक, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके हैं डिलाइट, एक्सल्ट, रेजॉइस। ये सारे एंटोनिम्स इसके एक उत्सुकता से, प्रसन्नता से रिलेटेड है। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही लेमेंटेड ओवर द लॉस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के हानि पर क्या शोक जताया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें लेमेंट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि एज ए वर्ब यूज हुआ है लेमेंटेड। चलिए ये जो नाउन के रूप में यूज हुआ है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द पोएम इज़ अ लेमेंट फॉर अ लॉस्ट लव, यानी कि जो ये पोएम है ये एक दुख का भाव है, किस चीज़ के लिए, खोए हुए प्यार के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर लेमेंट के पहले एक आर्टिकल यूज हुआ है ए। ठीक, जो कि ये दिखा रहा लेमेंट हमारा क्या है, एक नाउन है, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं मेरे नाउन के पहले ही यूज होते हैं। ठीक है, और इसका नेम याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, लेम, लेमेंट से हमने बनाया लेम, और एंट से आंटी, यानी लेम आंटी। लेम मीन्स होता है लंगड़ा, यानी यहाँ पर लंगड़ी आंटी हम बनाएंगे। ऐसे याद करने का तरीका है, जिसको ना याद रख पाए तो इस तरह से याद रखे। जैसे लेमेंट वो सुनेगा तो लेम आंटी उसके माइंड में आ जाना चाहिए। लेम आंटी के लिए उसने क्या क्या करोगे, दुख प्रकट करोगे ना, यानी कि लेम आंटी के लिए उसने लेमेंट प्रकट किया। ठीक, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगली देखते हैं। अगली मीनिंग है कॉन्टामिनेट। ठीक है, जो कि एज ए वर्ब यूज होता है कॉन्टामिनेट। इसका मतलब होता है टू इम्प्योर बाई एडिंग समथिंग हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल टू इट। मैंने हिंदी से मीनिंग नहीं लिखा है, मैंने इंग्लिश से मीनिंग लिखा है और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, टू इम्प्योर बाई एडिंग समथिंग हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल टू इट, यानी कि किसी चीज़ में हम क्या कुछ ऐड करके, जैसे कुछ चीज़ हमने हार्मफुल ऐड कर दिया कुछ, ठीक, अनडिज़ायरेबल चीज़ उसमें लगा दिया, मतलब किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ मिला के हमने बस इम्प्योर करना है। जैसे देखो इस पिक्चर में आपको साफ दिख रहा होगा कि किसी फैक्ट्री से ये जो धुआं निकल रहा है ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसका याद करने का तरीका भी देख लेते हैं। जैसे इसका निमोनिक क्या होगा, कॉन्टामिनेट, यानी कि कौन टॉमी है एट। ठीक, ये कीवर्ड है, हमने 3 कीवर्ड लिए हैं, कौन टॉमी एट। कॉन्टामिनेट से हमने 3 कीवर्ड लिए और इसी से हमने बना लिया कौन टॉमी है, जो एट करते समय, एट यानी कि ईट का सेकंड फॉर्म, जो खाना खाते हैं ना उसको ईट बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म मान के चलते हैं एट। एट करते समय कॉन्टामिनेट नहीं करता है, सब करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी टॉमी को जब कुछ हम खाने के लिए देते हैं तो फैला देता है। ठीक है, यानी इम्प्योरिटी फैला देता है, इम्प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो कौन टॉमी है जो एट करते समय कॉन्टामिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टामिनेट याद कर लेंगे कि इम्प्योरिटी फैलाना। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिफाइल, दूषित करना, पोल्यूट, पोल्यूशन, टेंट। ठीक, बिफूल, फोल। इसका एंटोनिम्स देख लेते, सैंक्टिफाई यानी पवित्र करना, प्योरीफाई करना, क्लींस करना। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेक श्योर वाइट पेंट इज़ नॉट कॉन्टेमिनेटेड बाई एनी ऑफ द अदर कलर्स, यानी कि सुनिश्चित करो कि ये जो वाइट पेंट है, सफ़ेद पेंट है, इसमें कोई दूसरा कलर मिलकर इसे इम्प्योर ना कर दे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बाई बी केयरफुल नॉट टू अलाउ बैक्टीरिया टू कॉन्टामिनेट द वाउंड, यानी कि सावधान रहो, ये इस चोट पर बैक्टीरिया मत आने दो, नहीं तो ये क्या करेगा, कॉन्टामिनेट कर देगा, उससे उसमें इम्प्योरिटी फैला देगा, तो और भी वाउंड जो चोट है और भी खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और निमोनिक भी मैंने बता दिया याद करने का, और जो पिक्चर से याद कर सके वो पिक्चर से याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है सब सीक्वेंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंट यानी एक चीज़ सीक्वेंट में लगाना, सब सीक्वेंट यानी एक के बाद एक। तो इसमें आई होप किसी निमोनिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब सीक्वेंट यानी कि
एक के बाद एक, यानी कि इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, यानी कि हैपनिंग कुछ घटित होना, और कमिंग आफ्टर, या कमिंग मतलब कुछ घटित होना या कुछ आना, आफ्टर समथिंग एल्स किसी और चीज़ के बाद, यानी एक चीज़ हो गई फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आई, यानी वही है सब सीक्वेंट, एक के बाद दूसरी चीज़ आना। जैसे इसका सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्सेक्यूटिव ये भी होता है एक के बाद एक, फॉलोइंग यानी किसी चीज़ के बाद में कोई चीज़ आना, कॉन्सेक्वेंट, सक्सेसिव, ठीक। एंटोनिम्स देख लेते हैं, प्रायर, प्रीवियस पहले का, अर्लियर, एंटीसीडेंट, फोरगोइंग, प्रेसिडिंग। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रीच्ड अ पीक इन 1999 एंड डिक्लाइन इन सबसीक्वेंट ईयर्स, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो मतलब ऊंचाई पर पहुंच गया, पीक पर पहुंच गया था 1999 में, अब क्या है, अब घट गया इन सबसीक्वेंट ईयर्स, आने वाले एक के बाद एक आने वाले वर्षों में क्या हुआ, उसमें डिक्लाइन होती गई, कमी आती गई, ठीक है। यानी कि पहले एक बार पीक में चला गया पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ईयर आते गए एक के बाद एक, तो क्या हुआ, डिक्लाइन होता गया, घटता गया पॉपुलेशन रेट। ओके, तो ये है एग्जांपल, यहाँ पर सबसीक्वेंट एज एडजेक्टिव यूज हुआ है जो कि ईयर्स को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे ईयर्स, सबसीक्वेंट यानी एक के बाद एक आने वाले ईयर्स। चलिए इसको आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या दिखाया गया है। जब कुछ कोई चोट लग जाती है तो पहले क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, फिर उसमें रक्त का थक्का जमता है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस उसी का बताया गया है कि एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है, तो ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए अगली देखते हैं मीनिंग। अगली है फर्वेंट। फर्वेंट यानी कि हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी मैंने इसको जोशीला लिख भी दिया है, यानी कि हैविंग और शोइंग यानी प्रकट करना, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है मेरा फर्वेंट, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मजबूत फीलिंग, यानी बहुत ही मजबूत फीलिंग दिखाना, बहुत ही उत्सुकता दिखाना, बहुत ही जोशीला होना, ठीक है। ये है फर्वेंट, यानी कि जोशीला कौन होगा, एक व्यक्ति होगा, इस वजह से ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, व्यक्ति को मॉडिफाई करता है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि इसका सिनोनिम्स है फरवेड, फेवरिश, इनकैंडेसेंट, ओके, वेमेंट, आर्डेंट, ब्लेजिंग। एंटोनिम्स इसका है इम्पैसिव, कूल, काम, अपैथेटिक। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाथ इन द रिवर विद अ फर्वेंट बिलीफ दैट द मर्की वाटर्स विल वॉश अवे दियर सिंस, यानी कि प्रत्येक दिन हज़ारों लोग रिवर में स्नान करते हैं एक उत्सुकता भरी विश्वास के साथ, एक बहुत ही ज़्यादा उनको विश्वास होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है विश्वास की कि ये जो मर्की वाटर है, शुद्ध वाटर है, इसमें क्या वो अपने पापों को धुल देंगे, ठीक। एक उनको विश्वास होता है कि इसमें मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इसी फर्वेंट बिलीव के साथ वो क्या करते हैं, प्रत्येक हज़ारों लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं रिवर में। चलिए इसका निमोनिक देख लेते हैं। देखो फर्वेंट यूज़ हुआ है, मतलब बिलीफ को मॉडिफाई कर रहा है, फर्वेंट यानी एडजेक्टिव है, यानी बिलीव कैसा है, बहुत ही जोशीला, बहुत ही जोशीले विश्वास के साथ। इसका निमोनिक है फिर वेंट कर रहा है, अभी अभी आया था, बहुत फर्वेंट है वो। फर्वेंट यानी फिर वेंट, हमने कीवर्ड क्या लिया, फिर वेंट, यानी फिर वेंट, वेंट मीन्स जा रहा, अभी अभी आया है, फिर से जा रहा है, यानी अभी बिल्कुल आया है और मतलब आराम भी नहीं किया, फिर तुरंत फिर चला गया कोई लड़का, फिर जा रहा है, यानी कि बहुत ही जोशीला लड़का है वो, ठीक। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, फिर वेंट कर रहा है, अभी भी आया था, अभी अभी आया था, और बहुत फर्वेंट है वो, हम यही बोलेंगे बहुत फर्वेंट है क्योंकि अभी आया फिर चला गया बिना आराम करे। ओके, इस तरह से आप फर्वेंट को याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हार्नेस। ओके, हार्नेस मेरा नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। नाउन के रूप में इसका मतलब है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये क्या है, घोड़ा है, और इसके पीछे क्या है, तांगा है, और ये घोड़ा इस तांगे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। वही है, कह रहा अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स दैट आर प्लेस्ड ऑन एन एनिमल सच अ हॉर्स सो दैट इट कैन पुल समथिंग हैवी। कह रहा है अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स, यानी कि रस्सियों का एक जो पट्टे होते हैं ना, स्ट्रैप्स होता है पट्टे, यानी कि पट्टियों का एक सेट, मतलब बहुत सारी पट्टी, दैट आर प्लेस्ड जो रखे जाते हैं एक एनिमल पर, ठीक, एनिमल जैसे कि हॉर्स को। तो ये जो पीछे तांगा लगा हुआ है, ये इसमें एक पट्टी लगी हुई है जो घोड़े के मुंह से होकर जाती है, तभी तो ये खींच पाता है ना।
तो सो दैट इट कैन पुल समथिंग, यानी कि ये किसी जानवर में एक पट्टी का सेट लगाया जाता है ताकि वो चीज़ों हैवी चीज़ों को क्या कर सके, पुल कर सके। ठीक है, ये पुल कर सके मतलब खींच सके। तो उसी को बोलते हैं, उन्हीं पट्टियों के सेट को बोलते हैं हार्नेस। इसके एक दूसरी मीनिंग भी हमने अथवा लगा के बताया है, अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर यूज टू कनेक्ट अ पर्सन टू समथिंग सच एज अ पैरासूट और सीट। पैरासूट जानते हो, पैरासूट में क्या होता है, आदमी अपने कंधे से बेल्ट वगैरह लगाए हुए होता है ना, स्ट्रैप्स लगाए हुए होता है ना, तो वही बोला है कि उसी स्ट्रैप्स को हम क्या बोलते हैं, जो आदमी को कनेक्ट करता है किसी चीज़ से। तो आदमी को पैरासूट से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो पट्टी, अगर पट्टी ने लगी हो तो आदमी गिर नहीं जाएगा। ओके, तो उसी स्ट्रैप्स को, उसी पट्टी को बोलते हैं हार्नेस, नाउन के रूप में एज ए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पायलट स्ट्रैप्ड हिमसेल्फ इनटू हिज हार्नेस बिफोर टेक ऑफ। पायलट क्या करता है, स्ट्रैप्ड कर लेता है हिमसेल्फ को, स्वयं को स्ट्रैप्ड कर लिया। स्ट्रैप्ड मतलब बांध लिया, पट्टी से बांध लिया, पट्टी से लगा लिया हिमसेल्फ स्वयं को, इनटू हिज हार्नेस बिफोर टेक ऑफ, अपने हार्नेस में। हार्नेस क्या है, स्ट्रैप्ड कर लिया, बांध लिया किससे, अपने हार्नेस में, अपनी पट्टी से। बिफोर टेक ऑफ, टेक ऑफ होने से पहले बांध लेता है ना, सभी लोग बेल्ट लगा लेते हैं, वही चीज़ देखो हार्नेस यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है। हार्नेस एज ए वर्ब यूज होता है, जैसे टू यूज समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हम क्या, घोड़े को अगर तांगे से बांध रहे हैं तो इसका एक पर्टिकुलर पर्पस है ना। पर्पस क्या है कि हमें इसमें सामान रख के इसे खिंचवाना है। ठीक, तो वही है, टू यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस हम एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, द कंपनी इज़ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। यानी कंपनी क्या कर रही है, हार्नेसिंग कर रही है टेक्नोलॉजी का, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। क्यों, उसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ है ना। क्या पर्पज़ है, टू प्रोवाइड करना है उसको क्या, बेटर सर्विस टू द इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने के लिए कंपनी टेक्नोलॉजी का क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। ठीक, तो इस रूप में भी हार्नेस का यूज किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आई थिंक किसी निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, हार्नेस आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। मोरीबंड क्या है, मोरीबंड एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, जिसका मतलब होता है नो लॉन्गर एक्टिव और इफेक्टिव, यानी क्लोज टू फेल्योर, या इतना वेरी सिक, क्लोज टू डेथ। यानी कि नो लॉन्गर एक्टिव, बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक एक्टिव ना रहना या इफेक्टिव ना रहना, यानी क्लोज टू फेल्योर। एक क्लोज टू यानी समीप पहुंच जाना, एक असफलता के समीप पहुंच जाना, कोई चीज़ लंबे समय तक नहीं टिक पा रही है। ठीक है, और इसका दूसरी मीनिंग होती है वेरी सिक, यानी क्लोज टू डेथ, इतना ज़्यादा बीमार होना कि बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक होना। ठीक है, ये होता है मोरीबंड का मतलब एज ए एडजेक्टिव के रूप में। जैसे पिक्चर में आप देख रहे होगे, ये कोई कीड़ा है जो बिल्कुल मरने की कगार पर है, देखो बिल्कुल उलट गया है और बिल्कुल मरने की कगार पर है, क्लोज टू डेथ है। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका, एट डेथ डोर, यानी कि एक ये क्या ईडियम्स है, यानी कि मृत्यु के द्वार पर। और ऑब्सोलेसेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक ना टिकना, डाइंग, बिल्कुल मरा हुआ। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। 6 मोरीबंड मैन वर फाउंड अलाइव एंड वर ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। कह रहा 6 बिल्कुल मरणासन में, क्या बोलते हैं, बिल्कुल मरणासन में पहुंच गया है। तो 6 मरणासन वाले व्यक्ति जो बिल्कुल मरणासन में थे, उनको पाया गया था जिंदा। ठीक, और उसे कहाँ भेज दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर में। दूसरा एग्जांपल है, एन एक्टर हु इज़ ट्राइंग टू रिवाइव हिज मोरिबंड कैरियर, यानी कि एक एक्टर है जो प्रयास कर रहा है रिवाइव करने का अपने मोरिबंड कैरियर को, फिर से रिवाइव कर रहा है। ठीक, प्रयास कर रहा है, उसका कैरियर मोरिबंड में है, बिल्कुल फेल्योर के कगार पर पहुंच गया है, उसको फिर से वो जिंदा करने की कोशिश कर रहा है एक्टर, फिर से प्रयास कर रहा है कि नहीं फिर से सुधर जाए, क्योंकि वो कैरियर उसका कहाँ पहुंच चुका है, मोरिबंड कैरियर हो चुका है, यानी बिल्कुल क्लोज टू फेल्योर पहुंच चुका है, असफलता के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है। चलिए निमोनिक इसका देखते हैं याद करने का तरीका। मोरीबंद से, मोरी सांसें हैं बंद, मोरी सांसें बस बंद होने वाली हैं। मोरी और बंद, मोरी यानी मोरी और सामने लगा दिए, सांसें अपने मन से जोड़ लिया है, और बंद यानी बंद, सांसें बंद हो जाएंगी तो आदमी कहाँ जाएगा, क्लोज टू डेथ, यानी कि मरने के समीप पहुंच जाएगा। तो इसका निमोनिक यही है, मोरी सांसें बंद होने वाली हैं। ठीक, इस तरह से आप मोरीबंद याद कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, बी लीगर। ओके, क्या है, बी लीगर एज ए वर्ब यूज होता है। इसका मतलब होता है टू कॉज
कांस्टेंट और रिपीट ट्रबल फॉर अ पर्सन और बिजनेस, यानी कि कॉज टू कॉज कांस्टेंट, और मैंने हिंदी में मीनिंग भी इसका लिख दिया है अवरोध करना, यानी टू कॉज कांस्टेंट और रिपीट ट्रबल, यानी टू कॉज कारण बनना, कांस्टेंट लगातार, या रिपीट ट्रबल यानी कि किसी को हम लगातार दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उसके लगातार परेशानी या बार बार परेशानी, रिपीट ट्रबल लगाया ना, उसका हम कारण बन रहे हैं फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए या किसी बिजनेस के लिए। ठीक, यानी एक तरह का हम किसी पर्सन के लिए रुकावट बन रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर एक लड़की है जो इसके अगल बगल ये कई सारी कोई राक्षस लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं इसका। ठीक, इसको घेर रहे हैं, एक तरह से घेर लेना, मुसीबतों से घेरे ले रहे हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। बिसीज, ठीक है, बिसीज यानी कि घेर लेना, ब्लॉकेट कर लेना, हैरास कर देना। एंटोनिम्स है एड प्लीज, यानी कि ऐसा करना, और दूसरा क्या है, सहायता करना, प्रसन्नता देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द लैक ऑफ फंड्स दैट बिलीगर्स अवर बिजनेस, यानी कि फंड की कमी हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक, अब फंड की कमी हो जाएगी, बिजनेस कहाँ चल पाएगा, एक अवरोध ही है। चलिए इसका याद करने का तरीका क्या है। प्लीज़ बी लीगल, इस प्लीज़ बी लीगल, यानी कि हमने बी लीगल से बनाया बी लीगल, कीवर्ड क्या लिया, बी लीगल, यानी कि प्लीज़ कानूनी ढंग से हो जाओ, कानूनी ढंग से काम करो, इस तरह बी लीगल मत करो, इस तरह अवरोध मत डालो किसी के बिजनेस पर या किसी पर अवरोध मत डालो, कानूनन रहो, यानी कि कानून का पालन करो। इसीलिए हमने लिखा है प्लीज़ बी लीगल, इस तरह बी लीगल मत करो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। जेनेसिस, ओके, जेनेसिस का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत, एज ए नाउन यूज होता है, किसी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। कमेंसमेंट, इसका भी मतलब होता है शुरुआत, इंसेप्शन शुरुआत, बेस लाइन बर्थ यानी जन्म शुरुआत, नेसेंस अल्फा शुरुआत। एंटोनिम्स इसका है कंक्लूजन, यानी कि बिल्कुल कंक्लूजन में पहुंच गए, ठीक, निर्णय, और एंडिंग हो गया, अंत में पहुंच गए, ओमेगा। ठीक, ये इसके एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ बुक अबाउट द जेनेसिस ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग विच वॉज लेटर कंसिडर्ड द जेनेसिस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल ग्रोथ। मैंने यहाँ पर 2 बार जेनेसिस का यूज कर दिया। ठीक है, कह रहा है एक बुक है जो किसके बारे में, सिविल राइट्स मूवमेंट की बिल्कुल शुरुआत के बारे में, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसकी जेनेसिस के बारे में है। ये प्रेजेंट किया गया मीटिंग में, विच एज लेटर कंसिडर्ड, जिसे बाद में कंसिडर किया गया, द जेनेसिस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी कि नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत में बाद में कंसिडर किया गया था। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। निमोनिक देखते हैं। इस जीन की जेनेसिस पता नहीं कहाँ से हुई है। देखो जेनेसिस से हमने क्या, इसको हमने पहले लगा दिया इस, और जेनी से बन गया जीन, यानी कि जीन, जीन जो मानव का शरीर जीन से होता है ना, कि इसमें बोलते हैं कौन सा जीन है, तो इस जीन की जेनेसिस, यानी इस जीन की जेनेसिस, यानी इस जीन की शुरुआत पता नहीं कहाँ से हुई है। ठीक, यही तो आप लोग बोलते हो, इस जीन की पता नहीं, कोई अगर दूर तो बंदा है तो बोलोगे पता नहीं इसके जो अंदर जीन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक, उसका बैकग्राउंड क्या है, बोलते हैं ना हम लोग। ठीक, इस तरह से आप जेनेसिस याद कर लेंगे। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है स्लम्प, जिसका प्रयोग वर्ब और नाउन दोनों के रूप में होता है। ठीक है, तो अगर स्लम की वर्ब के रूप में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह की मान सकते हो गिरावट, मंदी। ठीक, मैंने हिंदी में आपको बता दिया, इंग्लिश में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। टू सिट और फॉल डाउन सडनली एंड हैवली, यानी कि कोई बंदा है, ठीक, वो किसी चीज़ में हताश हो गया है, तो क्या अचानक से, देखो कह रहा कि टू सिट और फॉल डाउन सडनली एंड हैवली, यानी कि अचानक और हैवली, बिल्कुल परेशान होकर आदमी बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सहारा छोड़ के अचानक से उस कुर्सी में बैठ जाता है ना, हताश होकर, उसी को बोला है कि टू सिट और फॉल डाउन सडनली एंड हैवली, मतलब कुर्सी में अचानक से बैठ जाना दुखी होकर। और इसकी दूसरी मीनिंग है सॉरी दूसरी मीनिंग है टू मूव डाउन और फॉरवर्ड सडनली, यानी कि टू मूव डाउन नीचे जाना या आगे जाना, वो भी अचानक से नीचे जाना या आगे जाना। और तीसरी मीनिंग है टू डिक्रीज सडनली एंड बाय अ लार्ज अमाउंट। देखिए यानी कि मंदी, अचानक से कमी हो जाना किसी लार्ज अमाउंट के द्वारा, लार्ज अमाउंट की अचानक से कमी हो गई, मंदी आ गई। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। सी फेंटेड एंड स्लम्प्ड टू द फ्लोर, वो बेहोश हो गया, फेंट मीन्स बेहोश होना, वो बेहोश हो गई, एंड स्लम्प्ड टू द फ्लोर, और फ्लोर में क्या हो गई, अचानक से बेहोश हो जाता है तो आदमी क्या करता है, गिर पड़ता है नीचे, फॉल डाउन हो गया, अचानक से फॉल डाउन हो गया,
टू द डोर, क्योंकि यहाँ पर फॉल डाउन मतलब है टू सिट और फॉल डाउन सडनली एंड हैवीली, अचानक से बेहोश हो गई तो अचानक से गिर गई। और दूसरा है एग्जॉस्टेड, यानी कि थक गया। ही स्लम्प्ड डाउन इनटू द चेयर, देखो थक गया तभी अचानक से सिट डाउन हो गया, यानी स्लम डाउन हो गया चेयर में, अचानक से ऐसे ही गिर गया, बैठ गया। ठीक, कोई चीज थक गया तो कैसे आदमी बैठता है, जरा से इमेजिन करो, है ना। स्लम्प नाउन के रूप में देखते हैं। आ सडन डिक्रीज इन प्राइस, यानी या वैल्यू या अमाउंट, यानी कि प्राइस में, वैल्यू में, अमाउंट में अचानक से कोई चीज़ कमी आना, उस डिक्रीज को, उस कमी को बोलते हैं स्लम्प। या दूसरा मीनिंग है आ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एन इकोनॉमी इज डूइंग पुअरली, एक वो समय जब इकोनॉमी मेरी क्या है, बहुत ही कम हो गई। इकोनॉमिक जैसे होते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, तो इकोनॉमी का बिल्कुल कम, अच्छे से वर्क ना करना, बहुत ढीली पड़ गई। जैसे कि आज के समय में, लॉकडाउन के समय में क्या हो गया, इकोनॉमी में बहुत ही प्रभाव, बहुत ही इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ अडेज, मैंने उसी से एग्जाम्पल भी लिया है। नाउ अडेज देयर इज़ अ स्लम्प इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 जो महामारी चल रही है उससे भारत में क्या हो गया, एक स्लम्प आ गया, यानी कि इकोनॉमी डाउन हो गई है इन दिनों। सिनोनिम्स देखते हैं। रिसेशन, डिप्रेशन। ठीक, रिसेशन डिप्रेशन का मतलब ही होता है मंदी। एंटोनिम्स इसका बूम, यानी अचानक से कोई चीज़ बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, इसका एंटोनिम्स। निमोनिक याद कैसे करेंगे, स्लिम होने के चक्कर में हमने स्लम से स्लिम बनाया, स्लम से स्लिम हमने क्या लिया, कीवर्ड। स्लिम होने के चक्कर में उस लड़की ने अपने घर में स्लम कर दिया है, यानी अपने घर में इतना उसने अपने स्लिम होने के चक्कर में इतने पैसे खर्च किए हैं कि उसके घर में क्या हो गया, पैसों की कमी हो गई, कैसे पैसों की गिरावट हो गई या मंदी आ गई। ठीक, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं अपनी मीनिंग, आफ्टर मैथ। ओके, आफ्टर मैथ समझ रहे होगे, इसका हिंदी मतलब होता है दुष्परिणाम, यानी कोई चीज़ हुआ है उसका एक दुष्परिणाम निकला है। ठीक, जैसे कि द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ बैड एंड यूजुअली डिस्ट्रक्टिव इवेंट, यानी कि टाइम का वो दौर या वो पीरियड, वो अंतराल, आफ्टर अ बैड, एक बैड और यूजुअली डिस्ट्रक्टिव इवेंट, एक बहुत बुरी घटना के बाद जो परिणाम आता है, जो पीरियड आता है, समय आता है, यानी दुष्परिणाम। ठीक, कोई चीज़ घटी है, कोई घटना घटी, उसके बाद में क्या दुष्परिणाम निकले, वो होता है हमारा आफ्टर मैथ, एज ए नाउन यूज होता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसका दुष्परिणाम ये निकला है कि देखो ये सारी गाड़ियाँ इधर उधर और कई सारे लोग मर भी गए होंगे। ओके, तो ये पिक्चर डिनोट कर रहा है दुष्परिणाम को। सिनोनिम्स क्या है, बैकवॉश, कोरोलरी, रिजल्टेंट, सीक्वल, कॉन्सिक्वेंस, प्रेसिपिटेट। ओके, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसका, केजन, एंटीसीडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द आफ्टरमैथ ऑफ द किलिंग हैज़ आल्सो रेज्ड कंसर्न्स अबाउट राइजिंग इस्लामोफोबिया इन ब्रिटेन, यानी कह रहा है आफ्टरमैथ ऑफ द किलिंग, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, तो उसके बाद किलिंग का जो दुष्परिणाम है वह ये भी चिंता को उठाता है, किस चीज़ के कंसर्न को उठाता है, रेज्ड मीट उठाना, अबाउट राइजिंग इस्लामोफोबिया इन ब्रिटेन, इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम का डर, ब्रिटेन में इस्लाम के डर को भी बढ़ाने का बढ़ाता है। ये जो दुष्परिणाम निकला है किलिंग का, ये ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के डर को भी बढ़ाता है। निमोनिक इसका याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही सरल है। मेरे तो मैथ के एग्ज़ाम के बाद, आफ्टर मैथ, आफ्टर का मतलब हमने लिया है बाद, ठीक, और मैथ से मैथ ही है, तो मेरे मैथ के एग्ज़ाम के बाद हमेशा ही आफ्टर मैथ निकलता है, यानी कि उसकी मैथ बहुत वीक है, और यानी कि मैंने अपने लगाया, बट मेरी मैथ वीक नहीं है, मैं मैथ भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो मैथ क्या है, मतलब याद करने का तरीका है कि मैथ ज़्यादातर लोगों की वीक होती है, जब उनका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम अच्छे से करते नहीं है, मैथ के सवाल क्वेश्चन सही से हल नहीं करते, तो उसका परिणाम बाद में बहुत ही दुष्परिणाम निकलता है कि वो फेल हो जाता है मैथ में। तो वही कह रहा है कि मेरे मैथ के एग्ज़ाम के बाद हमेशा आफ्टर मैथ निकलता है, आप हमेशा दुष्परिणाम निकलता है। ओके, आई थिंक आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ओके, इन सारे वकैफ की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।